समय की मांग है कि हमें अब यील्ड पर हेक्टेयर की बजाय यील्ड पर लीटर के ऊपर बात करनी पड़ेगी। छोटी सी बात मैं आम आदमी को समझाने के लिए कहूँ आपसे, 1 किलोग्राम चावल उत्पादन होके जब हमारी टेबल तक आया है, अच्छा, उसमें टेबल तक आने में 3000 से 5000 लीटर पानी उसके ऊपर अलग अलग रीजन के हिसाब से उसमें लगता है उस 1 किलो चावल को बनाने में। हर्बिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब इतने सारे केमिकल्स हमने अति कर दी कि फसल चक्र को बनाए रखने के लिए और उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमें लगातार फर्टिलाइजर का अभी डोज बढ़ानी पड़ी। इससे क्या हुआ कि हमारे जो पानी की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हुई। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 किलो चॉकलेट बनाने में 24,000 लीटर पानी लगता है। हमारा जो ये गेहूं का और चावल का जो फसल चक्र है, इसने हमारा जो भूमिगत जल है उसको लगातार स्ट्रेस किया है। में अर्बन एरियाज के अंदर संजय भाई एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी कि हमने कंक्रीट के जंगल बनाने शुरू कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज हम बैठे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में और एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन की एक सबसे बुनियादी ज़रूरत है पानी, और उस पानी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है धरती के अंदर छिपा हुआ जो खजाना है जिसको हम भूजल कहते हैं, वो किस स्थिति में है और उसमें कितना बदलाव आया है, वो किस तरीके से कहीं पर अप है कहीं पे डाउन है, इसके पीछे कौन से कारण हैं, क्या इसके पीछे हो सकता है बढ़ती आबादी है लगातार, या हो सकता है अनियंत्रित दोहन की जो प्रक्रिया है, या हो सकता है क्लाइमेट चेंज का संकट भी या उसका प्रभाव भी इस संकट को और गहरा बढ़ा रहा है। भविष्य में ये कह सकते हैं कि एक संकट की जो लकीरें हमारे सामने आएँ, इसके पहले ही हमें इसके ऊपर काम करना होगा और जागरूक करना होगा लोगों को भी, हम सबको भी जागरूक होना होगा, सरकारें भी इस दिशा में काम करें। ये ऐसा प्रयास हम सब का होना चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर भगवान सिंह चौधरी जी, और आप चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। आप CBLU के रजिस्ट्रार भी रहे हैं और इस फील्ड में लगातार आप काम कर रहे हैं। जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कुछ ये सर कि वर्तमान समय में भूजल की स्थिति क्या है और इसके पीछे क्या कारण हैं, अगर ये कुछ इसमें बदलाव आए हैं तो इसको आप कैसा देखते हैं सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय ढांडा जी कि आप इस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर मुझसे बात करने का आपने समय निकाला। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। थैंक यू सर। तो आज का जो विषय है ये बहुत ही ज्वलंत है और समसामयिक है। बिल्कुल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो भूजल है वो लगातार, अगर हम हरियाणा की बात करें तो मैं कई बार कहता हूँ कि हरियाणा हमारा एक तरह से जू की तरह है अगर हमें ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल से रिलेटेड कोई भी स्टडी करनी है। बिल्कुल। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आम मुद्दों में कि हमारे जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें हमारा भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, वहाँ पे हम लगातार पिछले करीब जब से हरियाणा बना है हम देख रहे हैं कि पानी लगातार नीचे जा रहा है। उसके साथ साथ में कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे मैं जींद के कुछ एरिया की बात करूं, झज्जर की बात करूं, उसके साथ में आपका सिरसा के कुछ ब्लॉक्स की बात करूं, ये एरिया ऐसे हैं जहां पे हमारा जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ रहा है और जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल सैलिनिटी है और वाटर लॉगिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हरियाणा में दोनों तरह के मुद्दे हैं। एक तो ऐसा एरिया जहाँ पर भी भूमिगत जल अच्छा है, वहाँ पर लगातार पानी नीचे जा रहा है, और ऐसा दूसरा एरिया जहाँ पे कि भूमिगत जल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वहाँ पे लगातार पानी ऊपर आ रहा है। और इसके कई कारण हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं हरियाणा की, वो इस तरह की हैं कि हमारे नॉर्थ में शिवालिक्स हैं, साउथ में अरावली हैं, वेस्ट में हमारे जो ड्यूनल एरिया हैं, और ईस्ट में हमारा जो यमुना है, यमुना का जो एलुवियल प्लेन है उसकी लेवीज हैं। उसकी वजह से जो एक हम इसकी फिजियोग्राफी की बात करते हैं कि वो सॉसर शेप्ड है। सॉसर शेप्ड का मतलब है कि चारों तरफ से हायर एरियाज हैं और बीच में जो है ना वो सेंट्रल एरिया है वो डिप्रेशन में है। अच्छा। और वो डिप्रेशन में होने की वजह से जो पानी का सरफेस फ्लो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर है, और जिसकी वजह से कि लगातार जो हमारे जो साल्ट हैं अलग अलग एरिया से वो भी कहीं ना कहीं जो सरफेस वाटर है उसके साथ में मिलके सेंटर में आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने ऑब्जर्व किया होगा और हमारे सभी साथी जानते हैं कि जो सेंट्रल हरियाणा है वहाँ से हमारी कोई ड्रेन नहीं है जो पानी को आउटलेट लेके जा सके। अच्छा। तो वो भी एक कारण है कि जितना भी साल्ट सेंटर में जमा हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी भूमिगत जल है जो उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। इसके साथ साथ में जब हम
वेडो जोन की बात करते हैं, थोड़ा सा एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है कि जो हमारा वाटर टेबल है उससे ऊपर का जो जोन है जहाँ पे जो हमारे जो सॉइल है वो पार्टली फिल्ड होती है वाटर से और पार्टली एयर से। तो वो किसान जो है कैनाल इरिगेशन की वजह से क्योंकि भूमिगत जल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ज़मीन खराब हो जाएगी, तो उनको कैनाल का पानी यूज़ करना होता है। कैनाल का पानी यूज़ करने से इंडिया की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो हमारी जो इरिगेशन एफिशिएंसी है संजय भाई वो केवल 35% है। अच्छा मतलब किसान को 35 लीटर पानी यूज करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान 100 लीटर पानी यूज कर रहा है जबकि क्रॉप को 35 लीटर चाहिए। और जो बाकी बचा हुआ क्योंकि हम फ्लड इरिगेशन गांव में, घर में जैसे गांव में हमने एक खेत के अंदर एक नाके को एक जगह खोल दिया और पूरे खेत को भरने दिया, तो उससे क्या है कि हमें 35 लीटर पानी की जरूरत थी लेकिन हमने 100 लीटर पानी यूज किया। तो जो 100 लीटर पानी है उसमें से जो 65 लीटर पानी है वो उसका एक मेजर जो कंपोनेंट है वो रिटर्न फ्लो के रूप में वो जो सब सरफेस पानी है उसमें चला जाएगा और वो सैचुरेटेड जोन में मिल जाएगा, जिससे कि हमारा पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। अच्छा। तो ये जो पानी का लेवल ऊपर है, फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आएगा कैपिलरी एक्शन से और दूसरे उससे कि जो नीचे का साल्ट है वो भी ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों कारण हैं कि आपकी वाटर लॉगिंग तो हो रही है उन एरियाज के अंदर, और साथ साथ में वहाँ पे हमें सॉइल सैलिनिटी की भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि सरफेस के ऊपर जो रे बोल देते हैं कई बार हम, जो नमक टाइप का जो जमा हो जाता है तो वो भी अब ऑब्जर्व होने को, तो जिससे कि जो हमारी जमीन है वो खराब होती जा रही है। ठीक बात। तो ये दोनों मेजर कारण हैं जिनको हम देख सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आम जनता को भूजल संकट की स्थिति के बारे में कुछ अंदाजा है सर? अगर मैं बात करूं आम जन की, तो मैं अभी एक भिवानी गया हुआ था, पिछले हफ्ते की ही बात है। अच्छा। तो वहाँ पे डीन एकेडमिक अफेयर्स रहे हैं पहले डॉक्टर सतीश आर्या, गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। मैं जब वहाँ फाउंडर रजिस्ट्रार था भिवानी में जी सर। तो मैं उनके घर, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे पास मिल के जाएंगे। तो मैं जब उनके पास गया तो मुझे पता लगा कि अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उनको किसी दोस्त को कह के एक टैंकर मंगाना पड़ा पानी का, क्योंकि पिछले 3 दिन से भिवानी के अंदर पानी उस कॉलोनी के अंदर नहीं आ रहा था। तो संजय भाई, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आम जन किस तरह से प्रभावित हो रहा है। तो लोगों में ये तो है कि चाहे वो शहर में है चाहे गांव में है, गांव वाले किसान को इसलिए पता है कि उसको हर साल या हर 2 साल में अपना जो ट्यूबवेल है उसको नीचे करना पड़ रहा है। सही बात। शहर में इसलिए पता है कि जब भी गर्मी आती है तो गर्मी से पहले ही पानी की एक तरह से आप कह लो राशनिंग कह लो या मतलब दूसरी तरह की दिक्कतें कह लो। हरियाणा की अगर हम बात करें, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हो तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि पानी 3 दिन में 5 दिन में, शिमला की बात करो या आप सोलन की बात करो या दूसरे मनाली की बात करो या मसूरी की बात करो, इन एरियाज़ के अंदर देखो हम कहते हैं कि पहाड़ों से ही पानी प्लेन एरिया में आ रहा है, लेकिन पहाड़ी सूखे हैं। उनका कारण ये है कि हमारे पास वहाँ पे ना तो वाटर स्टोरेज के लिए कोई उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ना जो एक जो सप्लाई के अंदर हमारी एफिशिएंसी होनी चाहिए सप्लाई सिस्टम के अंदर, वो उस लेवल की हो पा रही है। तो आम आदमी, मुझे ऐसा लगता है, इस चीज़ से वाकिफ़ तो है, उनको पता है कि अब जो समय के साथ में वो कंपेयर भी करते हैं कई बार कि भाई जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हमने कभी इस तरह की दिक्कत नहीं देखी। तो ये तो कारण है कि आज के टाइम में लोग अवेयर हैं, चाहे वो गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें। एक बड़ा इशू है कि भी क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव किस तरीके से मतलब भूजल स्तर पर देख सकते हैं सर? कैसे कह सकते हैं कि इसका भी असर हो सकता है? भूजल का मैं डायरेक्टली बात करूं तो क्लाइमेट चेंज का असर तो बिल्कुल है। वो किस तरह से, और भी कारणों की हम इसके बाद बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि आपके जो वेदर फिनोमिनन्स हैं वो इरेटिक हो रहे हैं। कई बार मेरे दोस्त मुझसे बात कर रहे हैं, यार स्नोफॉल तो उसी लेवल का हो रहा है, ग्लेशियर्स के ऊपर तो इतनी स्नो जमा हो रही है, लेकिन देखने में क्या मिल रहा है कि हमारा जो वाटर साइकिल है, जिसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोल देते हैं, वो समय के साथ में चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है कि पहले जब मुझे याद है, जब मैं छोटा था, तो जो ड्रिजलिंग है, तो जो भीनी भीनी बारिश होती थी वो कई बार हफ्ते तक चलती थी। अब क्या है, जो वेदर फिनोमिनन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इरेटिक हो गए। इरेटिक का मतलब है यू आर हैविंग ए कंसंट्रेटेड रेनफॉल ओवर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद में आपके जो लॉन्गर स्पेल हैं वो तो बारिश ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी एकदम गिरा, ज़मीन को समय ही नहीं मिला वो पानी को रिचार्ज कर पाए, उसको इन्फिल्ट्रेट कर पाए, और वो पानी वहाँ से फ्लो हो गया। तो एक तो हमारा उससे जो सरफेस रन ऑफ है आपका
जो सतह के ऊपर जो पानी बहता है उसका अमाउंट बढ़ा, जिसकी वजह से हमारी फ्लडिंग आ रही है, और दूसरा उसको समय कम मिला जिससे कि वो रिचार्ज हो पाए। तो ये बिल्कुल पर्टिनेंट इशू है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट वाटर साइकिल के ऊपर डेफिनेटली, और जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे भूमिगत जल को, तो भूमिगत जल के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसके मेजर कारण की बात करें तो संजय भाई, अगर मैं पानी के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ करीब 80% जो पानी है वो खेती के लिए यूज़ होता है। हमारा करीब 8% पानी है वो हमारा डोमेस्टिक यूज़ में है, जिसमें आपका म्यूनिसिपलिटी भी हो जाता है और जिसमें आपका हमारी डोमेस्टिक सप्लाई भी हो जाती है। और जो 12% के आसपास जो कंपोनेंट है वो हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ में है। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे कि हमारा जितनी भी सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं वो हम फोकस करते हैं कि भाई डोमेस्टिक वाटर के ऊपर आप फोकस करो। मेरा ये मानना है कि समय के साथ में हमारी ये मांग है और हमारी ये समय की मांग है कि हमें अब यील्ड पर हेक्टेयर की बजाय यील्ड पर लीटर के ऊपर बात करनी पड़ेगी। ठीक बात है। अभी तक हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते आ रहे हैं संजय भाई, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर फुटप्रिंट की बात करनी पड़ेगी कि हमारी जो फसल है उसका जो वाटर फुटप्रिंट है वो कितना है। एक छोटी सी बात मैं आम आदमी को समझाने के लिए कहूँ आपसे, हम अभी राइस ग्रो करते हैं, चावल की अगर हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम चावल उत्पादन होके जब हमारी टेबल तक आया है, उसमें टेबल तक आने में 3000 से 5000 लीटर पानी उसके ऊपर अलग अलग रीजन के हिसाब से उसमें लगता है उस 1 किलो चावल को बनाने में। ठीक बात है। और अगर हम 1 किलो मक्की ग्रो करनी है उसके लिए हमें केवल 900 लीटर पानी की जरूरत है। अब गेहूं की बात करें उसमें भी हमारे पास में करीब करीब 2000 से लेकर 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो ये जो पानी का जो हमारी अलग अलग फसल हैं इनका जो वाटर फुटप्रिंट है इसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, जो पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे जो खास तौर पे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की मैं बात करूं, क्योंकि उस समय देश की ज़रूरत थी जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमें बढ़ाना था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमें करनी थी। लेकिन हमने क्या किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के साथ साथ में हम इतने मतलब किसी की भी साइड लेने में इतने खुश होते हैं कि मैं जाखड़ की तरफ हूँ या मैं किसी डांडा की तरफ हूँ या मैं किसी चौधरी की तरफ हूँ। इसको मैं लाइटर टोन में कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो साइड नहीं जो अभी मैंने कहा है, मैं कह रहा हूँ CIDES। आप हर्बिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब इतने सारे केमिकल्स हमने अति कर दी। और उसके साथ साथ में क्योंकि हमने जो फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू किया, किसान को पहली बार जो अपनी पैदावार ली तो उस टाइम हो सकता है उसने केवल 10 किलो यूरिया की या DAP की जरूरत थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि उसको वो बढ़ाना पड़ा। और उसका कारण ये था कि वही पैदावार ग्रो करने में जो उसने पहले ग्रो किया है उसको 20 किलो यूरिया की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ लेमैन के लिए, जरूरत पड़ेगी। तो हमारी जैसे जैसे समय बढ़ता गया वही फसल चक्र को बनाए रखने के लिए और उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमें लगातार फर्टिलाइजर का भी डोज बढ़ानी पड़ी। इससे क्या हुआ कि हमारे जो पानी की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हुई। आपको एक दोहा याद होगा, भागीरथी पुकारती सुन मानव नादान, दूषित कर क्यों डालता खतरे में पहचान। मतलब इस पानी को दूषित करके जो ह्यूमैनिटी है उसको आप डेंजर खतरे में लेके जा रहे हो। इसके साथ साथ में जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, देखो नेचुरल सी बात है कि आपके रिसोर्सेज फाइनाइट है। महात्मा गांधी जी के जो शब्द हैं कि अर्थ हैज़ एनफ फॉर मैंस नीड बट नॉट एनफ फॉर मैंस ग्रीड। लेकिन हमारा अब क्या हो रहा है कि हम ग्रीड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक रिटर्न है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात खासतौर पे युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो आपने बात कही, हम वाटर फुटप्रिंट की बात कर रहे थे, आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 किलो चॉकलेट बनाने में 24,000 लीटर पानी लगता है। अच्छा सर, 1 किलो चॉकलेट, जो हम बात कर रहे थे 1 किलो चावल की जिसमें 3000 से 5 लीटर पानी लगता है, तो 1 किलो चॉकलेट बनाने में ऑन एन एवरेज जब हम वाटर फुटप्रिंट की बात करते हैं तो 24,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप चॉकलेट खाना बंद कर दो, लेकिन जो हफ्ते में 3 बार खाते थे एक बार खाना शुरू कर दो। बिल्कुल सही। और दूसरा एक और इसकी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, देखो ये जो विकसित देश हैं ये बड़े सियाणे हैं।
ये चावल कहता है भाई इंडिया से एक्सपोर्ट कर लो, एशिया से एक्सपोर्ट कर लो, जबकि आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक तरह से क्योंकि चावल को ग्रो करने में आपको 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत है। एक तरह से वो पानी को इंपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है, अपने पानी को सेव कर रहे हैं और आपको चावल के फॉर्म में आप उनको वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फाइनाइट रिसोर्सेज है, पानी तो नीचे जाएगा ही जाएगा। अब मैं हरियाणा की बात करूं खास तौर पे, जो 1966 का साल है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कैसे? क्योंकि मेरा जन्म 1966 में हुआ था। ये लाइटर साइड में है, लेकिन सही बात यह है कि हरियाणा 1966 में बना था। बिल्कुल, इसलिए नेचुरली अच्छा लगता है। लेकिन 1966 में जब हम ये भूमिगत जल वाली मैं बात आपको लेके आ रहा हूँ इस पर, जब हरियाणा बना था उस टाइम हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे डीजल और ट्यूबवेल्स थे वो केवल 25,000 हमारे पास पंप सेट अवेलेबल थे। अच्छा, 5 साल के अंदर 70-71 में आके हम उसको 1 लाख कर दिया। अगले 5 साल में बढ़ा के हमने उसको 2 लाख कर दिया। अगले 5 साल में हमने उसको 4 लाख कर दिया और 2018-19 के अंदर आते आते हमने 8.5 लाख सबमर्सिबल और ट्यूबवेल बना दिए हरियाणा के अंदर। यानी कि धरती के नीचे का जो सिस्टम था ना सारा एक तरीके से हमने बिगाड़ा है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि जब हमने भारत को, तो हमें देखो जब सेल्फ सफिशिएंसी की बात आती है खासतौर पर ग्रीन प्रोडक्शन में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने हरियाणा, पंजाब और यूपी ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उसके साथ में जो उसकी नेगेटिव साइड है, एक तो वो जो हरित क्रांति की मैं बात कर रहा था, यूज़ ऑफ केमिकल्स, और दूसरा हमारा जो ये गेहूं का और चावल का जो फसल चक्र है, इसने हमारा जो भूमिगत जल है उसको लगातार स्ट्रेस किया है। सही बात करें। इसके साथ साथ में अर्बन एरियाज के अंदर संजय भाई एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी कि हमने कंक्रीट के जंगल बनाने शुरू कर दिए। सही बात है। कंक्रीट से जंगल से मेरा मतलब क्या है कि अभी आप बाहर जाओगे तो बाहर जाओगे, जाते ही आपको कंक्रीट ही कंक्रीट दिखेगी। हमने बिल्डिंग्स अर्बन एरिया जितने बनाने हर आदमी को पक्का चाहिए, बस हर आदमी को पक्का चाहिए। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मुझे कई बार सरप्राइजिंग लगता है कि जहाँ पे आपको कच्चा रखने की अच्छी आपकी ज़रूरत है और होनी चाहिए, जो बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ है, उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा। और ख़ासतौर पे हमारी जो लोकल स्पीसीज हैं, जैसे हम भिवानी में संजय भाई ने बात की कि जब चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का नया कैंपस बन रहा था, जी सर, तो हमने उस टाइम पे जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर गखड़ और मैं, हमने मिलके कि भाई जितने भी आपके जांडी के पेड़ हैं, जितने भी पील के पेड़ हैं, जितने भी आपके जाल हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उनको हमें इंटैक्ट रखना है हमारा जब डीपीआर बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, क्योंकि वो हमारी जो जांडी का पेड़ है या हमारे जो जाल के पेड़ हैं, ये आने वाले समय में हमारे लिए एक धरोहर हैं। और अगर हम पुराने समय की बात करें संजय भाई, आपको तो याद होगा हरियाणा में ख़ास तौर पर जब हम भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ की, रेवाड़ी की, या आप राजस्थान की बात करते हो, तो उस टाइम पे अगर लड़की के लिए हम कोई दूल्हा देखने जाते थे तो उस परिवार में ये देखते थे भाई जांठी के कितने पेड़ हैं। अच्छा सर। उसका कारण ये था कि भाई अगर 15 पेड़ हैं तो उनके नीचे जो फसल आपकी जो प्रोडक्शन होगा भाई परिवार में, मतलब कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, अनाज सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि जो कीकर का पेड़ है उसके नीचे तो आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, एसिड फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो जांठी का पेड़ होता है, जो लीन सीजन होता है, उसकी फली को भी हम खाते हैं, उसके जो पत्ते हैं उनको कैटल के लिए यूज़ करते, पशुओं के लिए यूज़ करते हैं कैटल फॉडर में, और साथ साथ में जो उसकी रूट्स हैं वो वाटर एम्यूलरेशन का काम करती है और वहाँ पे फसल बाकी जगह से डबल अच्छी होती है। तो ये हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कई सारे कारण हैं संजय भाई जिनकी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल।